नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 5 दिसंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह पेज नंबर 7 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से है। इसे आप सामाजिक न्याय से भी जोड़ के देख सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में इसमें सामाजिक जो स्कीम्स होती हैं, सरकारी स्कीम्स जो होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है। तो खबर क्या है? तो खबर संबंधित है भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना आईसीडीएस से, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास सेवा। अब इस एकीकृत बाल विकास सेवा के माध्यम से भारत में जो पोषण की समस्या है उसके निवारण के लिए 1970 के दशक से ही प्रयासों को किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा इसके तहत 2017 में राष्ट्रीय पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को भी लॉन्च किया गया और इस राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत जिन लक्ष्यों को रखा गया है उन लक्ष्यों की पूर्ति में आईसीडीएस प्लेटफॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस आर्टिकल के तहत हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आईसीडीएस स्कीम क्या है। आईसीडीएस स्कीम के तहत जो आईसीडीएस सीएएस प्रावधान है वह क्या है, इसकी कौन कौन सी वर्तमान में सीमाएं देखी जा रही हैं और इसमें समाधान उपायों के रूप में क्या क्या किया जाना आवश्यक है, तो देख लेते हैं। तो आज संदर्भ जैसे मैंने बताया कि हम देखने जा रहे हैं सरकार द्वारा शुरू किए गए आईसीडीएस सीएएस व्यवस्था का विश्लेषण, जिसमें हम पहले देखेंगे आईसीडीएस के बारे में, फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि आईसीडीएस सीएएस क्या है। तो एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम योजना, जिसे सामान्य भाषा में आंगनवाड़ी सेवाओं के रूप में भी जाना जाता है। यह बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण और स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए सरकार का एक लोकप्रिय प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 1975 में शुरू किया गया था। यह पोषण के संदर्भ में दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, जो बच्चों के समग्र विकास के लिए एकीकृत पैकेज प्रदान करता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर भागीदारी करते हैं आर्थिक योगदान के संदर्भ में। तो इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार करना और उनकी मृत्यु दर और बच्चों की स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना। इसके तहत बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए उसे एक दृढ़ आधार पैदा किया जाता है। विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ष में इसे देने का प्रयास किया जाता है और इसके तहत बाल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के बीच नीतियों का क्रियान्वयन और जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2017 में जब भारत ने पोषण अभियान को प्रारंभ किया था तो उस पोषण अभियान में बच्चों और भारत में किशोरियों और महिलाओं में विद्यमान जो पोषण संबंधी समस्याएं हैं, चाहे वो नाटेपन की समस्या हो, चाहे वो दुबलेपन की समस्या हो, चाहे वो अल्प पोषण की समस्या हो या फिर एनीमिया की समस्या हो, उन सब के निवारण में भी आईसीडीएस प्लेटफॉर्म की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके तहत आईसीडीएस प्लेटफॉर्म के तहत जो इसके लाभार्थी होते हैं, जिसमें 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चे और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल होती हैं, उनको बहुत सारी सेवाएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? तो इसमें उनको पूरक पोषण दिया जाता है, उनको विटामिन ए दिया जाता है, आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, पैदा हुए बच्चों को समय समय पर टीकाकरण किया जाता है, उनकी स्वास्थ्य जांच की जाती है। इसके तहत सामान्य बीमारियों का उपचार किया जाता है। अगर बीमारी गंभीर हो तो उन्हें रेफर किया जाता है, किसी दूसरे अन्य स्थान पर इसके संबंध में सेवाएं दी जाती हैं। विशेष रूप से महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण पर गैर औपचारिक शिक्षा दी जाती है। 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को स्कूली पूर्व शिक्षा दी जाती है, जिसमें उनको बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स, अंक गणित कौशल का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। इसके अलावा इसमें अन्य सहायक सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, जैसे कि जल, स्वच्छता आदि। तो इसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि भारत में विशेष रूप से जो मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बच्चों में जो कुपोषण की समस्या विद्यमान है, विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ष में उसे कम करने का प्रयास किया जा सके इसके माध्यम से। अब यह जो योजना है, ICDS का ये जो प्लेटफॉर्म है, वह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इस सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर योगदान करते हैं, जिसमें सभी राज्य और विधानमंडल वाले संघ शासित राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 का वित्तीय आवंटन किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्यों सरकार द्वारा 40% तक का योगदान होता है। जो नॉर्थ ईस्ट के, पूर्वोत्तर के और हिमालयी स्टेट के जो राज्य हैं, उनमें जो वित्तीय योगदान है वह 90:10 का होता है, जबकि जो विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र हैं वहाँ पे 100% का योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अब इसी के तहत ICDS CAS भी महत्वपूर्ण है, जिसमें पोषण अभियान को बेहतर बनाने के लिए और एकीकृत स्तर पर कार्यवाही करने के लिए सरकार ने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू से इसको प्रारंभ किया, जिसका पूरा नाम है एकीकृत बाल विकास सेवा से संबंधित संयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसके माध्यम से प्रयास ये किया जा रहा है कि देश भर की जितनी भी आंगनबाड़ी हैं और जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो सारे के सारे आंगनबाड़ी से संबंधित लाभार्थियों की सूचनाओं को एक एकीकृत सर्वर में डालें। इसके तहत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं उनको मोबाइल दिया जाता है, उनको टैबलेट दिया जाता है और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो दैनिक स्तर पर जो कार्य करते हैं, जिन पूरक पोषण आवश्यकताओं के साथ ही जो दूसरे ICDS की जो सेवाएं प्रदान वो करते हैं, उस सेवा से संबंधित जितना भी डाटा वगैरह है, उस डाटा को वो मोबाइल और टैबलेट के माध्यम से एक केंद्रीकृत सर्वर पर डालें। और इसके लिए एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक मॉनिटरिंग संभव है, ताकि सेवा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तकनीकी इंटरवेंशन के माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि पूरे भारत का जो पोषण संबंधी डाटा है वह एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पर डाला जा सके और इसके माध्यम से जो पोषण संबंधी जो सकारात्मक हस्तक्षेप किए जा सकते हैं उसको सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन यह जो पूरा ICDS CAS का पूरा प्लेटफॉर्म है वह वर्तमान में बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त है, जिसके निवारण की आवश्यकताएं हैं। तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं? तो जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल सर्वर में डेटा को डालने की, तो अगर ग्रामीण स्तर तक जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं वो बेहतर नहीं होंगी, तो
इसमें समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और यह जो है एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें ग्रामीण स्थानों पे जो इंटरनेट और सर्वर की अनुपलब्धता से संबंधित मुद्दे हैं वह काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। इसके चलते होता क्या है कि आंगनवाड़ी कर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वो डाटा को सर्वर पर डालें, लेकिन सर्वर के समस्याओं के चलते, सर्वर क्रैश होने के चलते, सर्वर फेल्योर के चलते उन्हें उस डेटा को एक तो सर्वर पे डालना पड़ता है और साथ ही साथ अपनी सुविधा के लिए उसको रजिस्टर पे भी लिखना पड़ता है, क्योंकि सर्वर जो है जब तब फेल हो जाता है। इसके अलावा जो सर्वर बनाया गया है ICDS CAS सेवा के तहत, वह भी एक सीमा से अधिक डेटा के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। यदि हम आंकड़ों के बारे में बात करें तो हम ये देखते हैं कि पूरे देश में ICDS के माध्यम से 14 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं विद्यमान हैं। 14 लाख जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वह विद्यमान हैं। अब इन 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में से आधे लगभग 7 लाख आंगनबाड़ियों को इसके माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया है। और यदि यह सभी लोग या ये सभी लोग डेटा को एक साथ डालते हैं तो इससे कई बार सर्वर में डाउन होने की स्थिति देखी जाती है, जिससे समस्याएं उभरती हैं। इसी के समान हमें यह भी देखना होगा कि जब हम बात करते हैं पोषण की, तो पोषण के स्तर पर जो डेटा होता है वह हर राज्य में एक समान स्तर का नहीं होता। इसमें हर क्षेत्र की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, जिससे समस्याएं आती हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे राज्यों की यह मांग है कि राज्य विशिष्ट डाटा को डाले जाने के संदर्भ में कार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमने यह भी देखा है कि भारत में जब पोषण संबंधी विकास को किए जाने की बात आती है तो इसके संदर्भ में बहुत सारे अन्य राज्यों ने भी इसके संदर्भ में पहल की हैं और राज्यों ने अपने स्तर से भी आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे ऐप्स का निर्माण किया है। जैसे कि मध्य प्रदेश ने संपर्क ऐप बनाया है, राजस्थान ने आंगनबाड़ी और आशा को लेकर ऐप बनाया है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश ने न्यूट्री ट्रैक नाम का एक ऐप बनाया है। लेकिन यह जो राज्य स्तर के जो ऐप्स हैं वो केंद्र स्तर के ऐप्स के साथ बेहतर समन्वय नहीं दिखा पाए हैं, जिससे केंद्र के प्रयासों और राज्य के प्रयासों में एक समन्वय का अभाव दिखाई देता है। अब इसके संदर्भ में राज्यों ने भी जो पोषण अभियान के संदर्भ में अच्छे काम किए हैं उसको भी व्यवस्थित रूप से आप कह सकते हैं एकीकृत नहीं किया जा सका है, जिससे केंद्र और राज्य के प्रयासों में सिनर्जी का अभाव दिखाई देता है। अब यह जो पूरी जो व्यवस्था है, चाहे वो ICDS की व्यवस्था हो, चाहे ICDS CAS की व्यवस्था हो, यह संपूर्ण व्यवस्था माताओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि इसमें पूर्ण रूप से एक उत्तरदायी पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना नहीं की जाएगी तो इससे बहुत सारी सीमाएं इसमें आती रहेंगी। मुख्य रूप से जब इसमें सीमाओं की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो ICDS CAS का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है उस पूरे प्लेटफॉर्म में हम एक प्रकार की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को पाते हैं। यह एक प्रकार का टॉप डाउन अप्रोच का उदाहरण है, जिसमें केंद्र नीति आयोग आदि कार्य कर रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको पर्याप्त रूप से सशक्तिकृत नहीं किया गया है। यह पूरा दृष्टिकोण मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर सर्विलांस के दृष्टिकोण के रूप में स्थापित है, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पे काफ़ी दबाव पड़ता है। इसमें होता क्या है कि जब कोरोना वायरस अथवा बाढ़ जैसी समस्याएं देखी जाती हैं तो इससे जो क्षेत्रीय समुदाय हैं वो पर्याप्त रूप से सशक्तिकृत नहीं हो पाते। इससे
पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी किए जाने के संदर्भ में भी जो क्षेत्रीय समुदाय हैं उनका उनके संसाधनों पर स्वामित्व नहीं है और अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह केंद्र और राज्य पे ही निर्भर रहते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वह भी कई समस्याओं से ग्रस्त हैं, जैसे कि उनकी नौकरी स्थायी सरकारी नौकरी नहीं है, उनको उनके कार्य के अनुसार पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाता, वे वेतन के अनुपात में ज़्यादा कार्य करती हैं और उनकी जो सुविधाएं हैं और उनको जो दिए जाने वाले जो लाभ हैं, इंसेंटिव हैं, वो उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में बटे होते हैं। लेकिन जब से पूरी व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिकृत किया गया है, सर्वर से जोड़ा गया है, उसके बाद से सर्वर डाउन होने की स्थिति में जो उनका काम होता है उसकी गणना नहीं हो पाती, जिससे उनको वेतन भी कम मिलता है। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन आदि नहीं दिया गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। यही कारण है कि यदि हमें भारत में पोषण अभियान को सफल बनाना है, पोषण अभियान को सफल बनाने के साथ ही हमें यह कोशिश करनी होगी कि जो इसको क्रियान्वित करने वाला आईसीडीएस या फिर आईसीडीएस कास का जो पूरा सिस्टम है उस पूरी व्यवस्था को हम बेहतर बनाएं, जिसमें जो विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता है उसको सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है, जो गांव से लेकर केंद्र स्तर तक बनाया जाना चाहिए। हालांकि इसमें आवश्यकताएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हमें डेटा को डाले जाने के संदर्भ में परिवर्तन करने की ज़रूरत है और इसमें जो इंटरनेट और सर्वर के जो मुद्दे हैं उनको दूर करने के लिए ग्रामीण स्तर पे हम ऑप्टिकल फाइबर केबल की व्यवस्था को बना सकते हैं, जिसमें भारत नेट आदि की गणना महत्वपूर्ण है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्याप्त रूप से मोबाइल, टैबलेट जैसी व्यवस्थाएं भी देनी चाहिए और इसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वर्तमान में जो इसके तहत अत्यधिक केंद्रीकरण देखा जा रहा है उसके स्थान पर ग्रामीण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भी आईसीडीएस CAS प्लेटफॉर्म में आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए। इसके अलावा जब इसमें बात की जाती है मॉनिटरिंग की, तो मॉनिटरिंग के संदर्भ में जो इसके लाभान्वित समूह हैं, अगर उन लाभान्वित समूहों को भी इसकी मॉनिटरिंग करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी तो इसके ज़्यादा बेहतर परिणाम देखे जा सकते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि इस पूरे आईसीडीएस CAS प्लेटफॉर्म में केंद्रीकरण के स्थान पर स्थानीय माताओं के ग्रुप अथवा पंचायत समितियों का प्रयोग बेहतर मॉनिटरिंग के लिए किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कुछ उपायों को करके इसमें सुधार ला सकते हैं। इसमें हमें उत्तरदायित्व को स्थापित करने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रोजगार की सुरक्षा देनी होगी। जो डेटा का सर्वर है, जो केंद्रीकरण का पूरी व्यवस्था है, उसमें और अधिक लोचशीलता और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इसे बिल्टअप करना होगा, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स को और सशक्तिकृत करना होगा और इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की तीनों जो सरकारें हैं वो बेहतर काम कर सकें। इसके लिए तीनों के प्रयासों में आप कह सकते हैं एक प्रकार से अभिसरण की प्रवृत्ति को हमें डालना होगा, जो राष्ट्रीय पोषण अभियान के भी एक स्तंभों में से एक है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आईसीडीएस प्लेटफॉर्म को यदि हम बेहतर ढंग से कार्यान्वित कर सके तो निश्चित रूप से भारत में जो पोषण अभियान के तहत जो लक्ष्य स्थापित किए गए हैं उनकी हम बेहतर ढंग से प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज पेज नंबर 1 फ्रंट पेज में दिए गए आर्टिकल की, जो संबंधित है हमारा जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से। मुख्य रूप से यह जो हमारा आर्टिकल है वह संबंधित है मौद्रिक नीति समीक्षा से, जिसमें आरबीआई द्वारा हर 2 माह में दूसरे महीने में द्विमासिक, आप कह सकते हैं द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की जाती है। और यह जो द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा होती है वह भारत में मुख्य रूप से मुद्रा के प्रसार आदि के संदर्भ में
काफ़ी महत्व रखती है। तो ये जो द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा है, इसको अभी आरबीआई द्वारा संपन्न किया गया है। अब यह जो बाई मंथली मौद्रिक पॉलिसी जो समीक्षा है वह किस प्रकार की रही, इसमें आरबीआई ने किन किन निर्णयों को लिया, इसमें जीडीपी आदि के संदर्भ में आरबीआई ने क्या अनुमान लगाए हैं, मुद्रास्फीति के संदर्भ में आरबीआई का क्या कहना है, इन सब को हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ मैंने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा आ गई है। और अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो आरबीआई ने जो मुख्य नीतिगत दरें हैं, जैसे कि रेपो रेट, उसको अपरिवर्तित ही रखा है। पहले भी इसको 4% रखा गया था, वर्तमान में भी इसको 4% बनाए रखा गया है। और यह जो आरबीआई ने जो स्टैंड लिया है उसको आरबीआई खुद अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड्स कहता है, अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड्स। अब यह जो अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड्स है वह मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके संदर्भ में आरबीआई का कहना है कि भारत में जो मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति देखी जा रही है वह स्टिकी प्रकार की मुद्रास्फीति है। तो हम इसके माध्यम से पहले तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। फिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो स्टिकी प्रकार की मुद्रास्फीति है वह क्या होती है। और फिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो रेपो रेट है यह क्या होता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस क्या है। अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस को एक प्रकार से आसान या इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है, जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों को कम रखते हुए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत आरबीआई ये प्रयास करता है कि यदि ब्याज दरों को कम किया जाए तो फिर अधिक लोग और व्यवसाय पैसा उधार ले पाएंगे, जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो वर्तमान कोरोना वायरस के काल में जब अर्थव्यवस्था में निरंतर ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के संदर्भ में मांग बढ़ाने की जरूरत है, और मांग बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों के पास पैसा हो खर्च करने के लिए, इसके संदर्भ में आरबीआई का यह जो अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यह जो अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस की जो नीति है वह टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के विपरीत होती है, जिसमें बढ़ती ब्याज दरें देखी जाती हैं। तो आरबीआई जो है अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को इसलिए अपना रहा है ताकि जो लॉकडाउन के बाद की स्थितियां हैं उसमें अर्थव्यवस्था और जीडीपी को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन यह जो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है, इसमें आरबीआई के समक्ष एक वर्तमान में बहुत बड़ी चुनौती मुद्रास्फीति की बन गई है, जिसे आरबीआई ने स्टिकी इन्फ्लेशन का नाम दिया है। स्टिकी इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में चिपचिपी मुद्रास्फीति कह सकते हैं, यह एक ऐसी अवांछनीय आर्थिक स्थिति होती है जहां पे हम मुद्रास्फीति को भी उच्च देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो विकास होता है वह हम स्थिर देखते हैं। इसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं स्टैगफ्लेशन। यह एक प्रकार की स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है जिसमें स्टैग्नेंट आर्थिक समृद्धि दर, जीडीपी ग्रोथ जो होती है वह स्थिर रहती है, और जो मुद्रास्फीति है वह हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब यदि महंगाई लगातार बढ़े रहेगी लेकिन जो आर्थिक विकास है वह स्थिरता में रहेगा, तो इससे होगा क्या कि आरबीआई कोशिश करेगा कि हम अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए ब्याज दरों को कम करने का प्रयास करें, लेकिन यदि एक सीमा से ज़्यादा ब्याज दरों को नीचे किया जाएगा, कम किया जाएगा, तो इससे मुद्रास्फीति और भी बढ़ सकती है। तो इससे होता क्या है कि आरबीआई के समक्ष एक प्रकार की दुविधा पैदा हो जाती है कि क्या वो ब्याज दरों को नीचे करके मांग को बढ़ावा देने के लिए लोगों के हाथ में पैसा दे, या फिर वो आर्थिक विकास को स्थिर रखते हुए साथ ही साथ मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करने का
प्रयास करें। तो आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए या मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए, यह आरबीआई के समक्ष वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। यही कारण है कि अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अपनाए जाने के बावजूद आरबीआई ने पिछली द्विमासिक मौद्रिक नीति के समान ही जो ब्याज दरें हैं, नीतिगत ब्याज दरें हैं, उनमें कमी नहीं की है। क्यों? क्योंकि आरबीआई यदि एक सीमा से ज़्यादा उसमें कमी करेगा तो निश्चित तौर पे बाजार में जो तरलता की जो स्थिति है वह बढ़ जाएगी, और यदि बाजार में तरलता बढ़ेगी तो इससे मुद्रास्फीति और बढ़ सकती है। तो यह जो चिपचिपी प्रकार की जो मुद्रास्फीति है वह कॉस्ट पुश कारकों से जुड़ी है। अब ये जो कॉस्ट पुश कारक होते हैं, इसमें उच्च ईंधन की कीमतें, उच्च खाद्य कीमतें और आपूर्ति बाधाएं देखी जाती हैं, जो लॉकडाउन के पश्चात देखी गईं, और इसकी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ रही है। और साथ ही साथ लोग खर्च भी कम कर रहे हैं, लेकिन जो ईंधन की कीमतें हैं, खाद्यान्न की कीमतें हैं, आपूर्ति बाधाएं हैं, वह मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे रही हैं, और इससे आर्थिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। तो इस तरीके की जो बढ़ती कीमतें लेकिन स्थिर मुद्रास्फीति की स्थिर अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, उससे निपटने के लिए आरबीआई अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अवश्य अपना रहा है, लेकिन अभी उसने एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है, ताकि मौद्रिक नीति के संदर्भ में जो मुद्रास्फीति है उसको थोड़ा कम किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट, जिसको फुल फॉर्म आप कह सकते हैं रीपरचेजिंग ऑप्शन रेपो रेट। तो रेपो रेट के कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से समझिए कि जिस प्रकार से बैंक जब हमें कर्ज देते हैं तो उस कर्ज पर हमें ब्याज देना होता है, उसी प्रकार से जब बैंकों को लोन देने के लिए भारी भरकम राशि की ज़रूरत होती है तो वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लोन देता है उसके लिए वो जिस दर पर ब्याज वसूलता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर बैंक आरबीआई से उधार लें और जिस रेट पर वो आरबीआई से उधार लें उसे कहा जाता है रेपो रेट। अब यह जो रेपो रेट होती है वो एक प्रमुख नीति दर होती है, एक प्रमुख पॉलिसी रेट होता है, जिसमें कोई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले, ये याद रखिएगा, सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक उधार लेता है, जो कुछ घंटों से लेकर 15 दिन की अवधि तक हो सकता है। इसमें आरबीआई तरलता प्रबंधन के लिए बाजार में तरलता को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए इस दर में कमी या वृद्धि कर सकता है, जिसमें यदि नीतिगत दर रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा तो तरलता बढ़ेगी, अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो तरलता घटेगी। इस तरीके का एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध देखा जाता है नीतिगत दर और तरलता के संदर्भ में। इसमें जो रेपो रेट होता है उसमें बैंकों के सामने यह ऑप्शन होता है कि वो जो उन्होंने प्रतिभूतियां जमानत पे रखी हैं उन प्रतिभूतियों को वह फिर से खरीद सकते हैं, जिसमें प्रतिभूतियों के जो धारक होते हैं वह भविष्य में उसे किसी भी समय दोबारा खरीद सकते हैं। इसीलिए इसको रीपरचेजिंग ऑप्शन या पुनः खरीद दर भी कहा जाता है। तो बैंक जिस तरीके से आरबीआई से उधार लेते हैं, जिस दर पे उधार लेते हैं, वह कहलाता है रेपो रेट, जिसके लिए वो सरकारी प्रतिभूतियां देते हैं बैंकों द्वारा आरबीआई को। अब अगर हम इस मौद्रिक नीति के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि मार्च से लेकर अब तक सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में लगभग 115 बेसिस पॉइंट की कमी की है, ताकि कोविड संकट के निवारण के लिए कार्य किया जा सके। अब हाल के जो आंकड़े आए हैं उसमें आरबीआई ने कुछ पॉजिटिव रेट्स दिखाए हैं, जिसमें आरबीआई का कहना है कि आने वाले समय में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है
वो और भी बेहतर हो सकती है, जिसमें आरबीआई का ये अनुमान है कि मार्च 2021 में जो हमारा इस साल का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 समाप्त होगा, उसमें जीडीपी का जो संकुचन जो लगातार देखा जा रहा है वो घट सकता है और यह जीडीपी संकुचन घटकर 7.5% तक रह सकता है। पहले जो मौद्रिक नीति समीक्षा आरबीआई ने की थी उसमें उन्होंने इस संकुचन को 9.5% बताया था, तो 9.5% से कम करके अब आरबीआई ने इसे 7.5% कर दिया है। अब आने वाले समय में इसमें और बेहतर जो ग्रोथ है उसकी आशा बताई गई है आरबीआई के द्वारा। यदि हम बात करें 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की, तो यह शुरू हुआ है अप्रैल 2020 से और यह जारी रहेगा 31 मार्च 2021 तक। इसमें अप्रैल 2020, मई 2020 और जून 2020 में जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो -23.9% रही। जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो ग्रोथ रेट रही वो -7.5% रही। लेकिन आरबीआई का जो अनुमान है कि जो अगला जो क्वार्टर होगा, जिसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो तीसरा क्वार्टर होगा, उसमें हम पॉजिटिव ग्रोथ दे सकते हैं 0.1% की। इसी प्रकार से जनवरी, फरवरी और मार्च का जो अंतिम क्वार्टर होगा उसमें और भी बेहतर समृद्धि हो सकती है 0.7% की। तो आरबीआई का ये अनुमान है कि आने वाले समय में जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव टेरिटरी में जा सकती है, जो एक बेहतर संकेतक है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। विशेष रूप से यह देखा जा रहा है कि जो वैक्सीन ट्रायल्स की जो सफलता है उससे उपभोक्ताओं में आशावाद उभरा है। इससे जो बिजनेस सेंटिमेंट्स हैं, व्यापारिक भावनाएं हैं, वो भी बेहतर हुई हैं, जिससे विनिर्माण गतिविधियां धीरे धीरे सुधरेंगी। हालांकि जो आपूर्ति बाधाएं हैं, जिसमें लॉकडाउन के चलते परिवहन गतिविधियां सुनिश्चित नहीं हो सकीं, इसके तहत यह भी देखा गया कि जो फल, सब्जी, आवश्यक वस्तु हैं, उनका उत्पादन भी प्रभावित हुआ, उनका वितरण भी प्रभावित हुआ। इन बाधाओं से मुद्रास्फीति बढ़ रही है। विशेष रूप से फल और सब्जियों के जो दाम हैं उनमें वृद्धि की आशंका है। अब यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए काम करने की जरूरत है। हालांकि आरबीआई का यह अनुमान है कि आने वाले समय में जो मुद्रास्फीति है वह कम हो सकती है, जिसमें क्वार्टर 3 में आने वाले जो तीसरा क्वार्टर है, जिसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की गणना की जाएगी, उसमें 6.8% हम देख सकते हैं मुद्रास्फीति। क्वार्टर 4 जनवरी, फरवरी और मार्च में यह 5.8% होगी, जबकि अगले वित्तीय वर्ष में यह इसके पहले 6 महीनों में यह 5.2 से 4.6% तक रह सकती है। लेकिन अगर हमें इस स्तर तक मुद्रास्फीति को लाना है तो इसके लिए बाधाओं को दूर करना होगा, जिसके तहत न केवल हमें आपूर्ति पक्ष की बाधाएं दूर करनी होगी, अपितु मांग को भी बढ़ाना होगा। और इसके लिए आरबीआई वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए काम कर रहा है, जिसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना भी उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो वर्तमान में आपको ये समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से आरबीआई के लिए एक ओर तो यह जरूरी हो गया है कि वह समृद्धि दर को बेहतर करने के लिए सरकार को सपोर्ट करे, वहीं दूसरी ओर उसके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वह मुद्रास्फीति को 4 से 6% के एक बैंड में बनाए रखने के लिए भी कार्य करे। और जिस तरीके से वर्तमान अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ मुद्रास्फीति की समस्या देखी जा रही है, वह आरबीआई के लिए मौद्रिक नीति को निर्धारित करने के संदर्भ में इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले आर्टिकल की, जो दिया गया है पेज नंबर 14 पे, और यह भी जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसमें आरबीआई ने जो नए फैसले दिए हैं उसके माध्यम से अब आरबीआई ये प्रयास कर रहा है कि जो भारत में जो विविध एनबीएफसीज विद्यमान हैं और भारत में जो विविध शहरी सहकारी बैंक विद्यमान हैं, उन पे बेहतर विनियमन किया जा सके।
हाल के समय में जो एनबीएफसीज का जो प्रसार है वह काफ़ी अच्छा देखा गया है। इसमें भारत में विविध प्रकार की एनबीएफसीज अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं। साथ ही साथ भारत में बहुत सारे सहकारी बैंक भी कार्यरत हैं शहरों में। लेकिन इन सहकारी बैंकों के समक्ष बहुत सारी समस्याएं भी विद्यमान हैं, जिसमें अभी हाल में ही बहुत सारे बैंकों में संकट देखा गया है, जिसमें आप उदाहरण दे सकते हैं यस बैंक का, लक्ष्मी विलास बैंक का, या फिर अगर हम शहरी विकास बैंक की बात करें तो पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला हमने देखा है। तो यह जो घोटाले हैं ये भविष्य में ना हो, बैंकों के समक्ष जो संकट है वह भविष्य में ना दिखाई दे, इसको ही नियंत्रित करने के लिए अब आरबीआई ने इन पर जो निगरानी व्यवस्था है उसको और बेहतर करने का प्रयास किया है। तो इस आर्टिकल के तहत हम ये समझेंगे कि जो एनबीएफसीज हैं वह क्या होती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स शहरी सहकारी बैंक वह क्या होते हैं, और इसके संदर्भ में आरबीआई ने अपनी जो नई गाइडलाइंस वगैरह जारी की हैं वह क्या है। तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि आरबीआई द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत ही जो एनबीएफसीज हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन पर विनियमन उपायों को बढ़ाया है। अगर हम बात करें एनबीएफसीज की, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज या जिनको नॉन बैंक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, वो ऐसी एंटिटीज, ऐसी इकाइयां होती हैं जो बैंक जैसी वित्तीय सेवाएं तो प्रदान करती हैं लेकिन बैंक लाइसेंस नहीं रखती हैं। आरबीआई द्वारा इनको निर्धारित बैंकिंग नियमों के तहत विनियमित किया जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था में ये अलग अलग कार्य करते जाती देखी जाती है। जैसे इनके द्वारा ऋण दिए जाते हैं, यह विविध प्रकार की पेंशन स्कीम्स प्रस्तुत करती हैं, यह फिनेंस सेक्टर में, यह इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करती हैं, यह स्टॉक मार्केट में काम करती हैं, ये गोल्ड लोन आदि क्षेत्रों में काम करती हैं। हालांकि बैंकों के विपरीत यह आम जनता से किसी भी प्रकार की जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसको नहीं ले सकती हैं और इसके लिए इनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। 2008 की मंदी के बाद से ही भारत में एनबीएफसीज ने अपनी पारंपरिक बैंकों के साथ मिलकर क्रेडिट डिमांड को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 2008 के बाद से ही इनकी संख्या और इनके प्रकार में भी प्रसार देखा गया है। अगर हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझें तो भारत में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, मुथ्थू फाइनेंस लिमिटेड, एचडीबी वित्त सेवाएं, चोलमंडलम, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आदि इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगर हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, शहरी सहकारी बैंकों की, तो औपचारिक रूप से इन्हें यद्यपि परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि यह शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित ऐसी प्राइमरी सहकारी बैंक होते हैं जो मुख्य रूप से समुदायों और इलाकों के कार्य समूहों को ऋण देने के लिए कार्य करते हैं। यह मुख्य रूप से छोटे उधारकर्ताओं और व्यवसायों को उधार देते हैं और इसके माध्यम से जो स्थानीय क्षेत्र की जो ऋण आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो आरबीआई का ये मानना है कि वर्तमान समय में जो शहरी सहकारी बैंक हैं और जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं एनबीएफसीज, वे अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही हैं। इसलिए उन पर बैंकों के समान ही बेहतर विनियमन किया जाना चाहिए। यही कारण है कि इस बेहतर विनियमन को किए जाने के संदर्भ में बहुत से उपाय किए गए हैं, जैसे कि अब उनके बेहतर ऑडिट किए जा सकें, उनके द्वारा बेहतर ऑडिट मानक स्थापित किए जा सकें। इसके लिए जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट मानकों को बेहतर किया गया है। इसके दायरे में सभी शहरी सहकारी बैंक और एनबीएफसीज को भी लाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि दोनों संस्थानों के जो गवर्नेंस हैं उसमें सुधार किया जा सके। अब इसके तहत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और एनबीएफसीज सबको जो है ला रहा है और इसके तहत उसने ऑडिटर्स की नियुक्ति का प्रावधान किया है वैधानिक रूप से, ताकि जो वित्तीय रिपोर्टिंग होती है और उनके द्वारा जो ऑडिटिंग प्रक्रिया की जाती है उसमें पारदर्शिता की जा सके।
अब ये जो ऑडिटिंग की जो प्रक्रिया होती है, इसके माध्यम से बैंकों की जो कार्य प्रणाली है, बैंकों द्वारा किए जाने वाले जो लेन देन हैं, उनके द्वारा जो दी जाने वाली जो ऋण की सुविधाएं आदि हैं, उन पे जो है ध्यान दिया जाता है और इसके माध्यम से कोशिश की जाती है कि वो किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना कर सकें। वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि जो एनबीएफसीज का जुड़ाव है वह अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों से देखा जा रहा है। यही कारण है कि उनको बेहतर विनियमित किया जा सके, इसके लिए कार्य किया गया है। इसके तहत न केवल उनमें विनियमन को बढ़ाया गया है, निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है, साथ ही साथ ये कोशिश की गई है कि एनबीएफसीज को बैंकों के समान ही समान रूप से विनियमित किया जा सके, ताकि एनबीएफसीज में भी बेहतर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण स्थापित हो सके। साथ ही साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताएं, अपनी तरलता संबंधी आवश्यकताएं आरबीआई से प्राप्त कर सकें। इसके लिए भी जो है आरबीआई प्रयास कर रहा है, ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो विशेष रूप से स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए काम करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का तरलता का संकट ना हो। अब इसके साथ ही आरबीआई यह भी कोशिश कर रहा है कि जो भारत में जो डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर है, जैसे कि पेटीएम, फोन पे आदि के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन, उसको और भी अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। और इसके लिए आरबीआई समय समय पर डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल डायरेक्शंस देता है। हाल के समय में भारत में डिजिटल जो पेमेंट स्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी आप कह सकते हैं प्रसार देखा गया है, विस्तार देखा गया है। विशेष रूप से 2016 के विमुद्रीकरण के बाद से ही इसमें काफ़ी प्रसार हुआ है, लेकिन साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फ्रॉड केसेस भी बढ़े हैं, ट्रांजैक्शन फेलियर्स भी बढ़े हैं, सर्वर की दिक्कतें भी बढ़ी हैं। जैसे अभी हाल में ही एसबीआई की सेवाएं जो हैं बाधित होती देखी गई। इसी के अलावा कुछ समय पहले एचडीएफसी आदि की सेवाएं भी बाधित रही थीं। तो यह जो पूरा डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर है वह बेहतर हो सके, इसके माध्यम से जो विविध इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग क्षेत्र की जो सेवाएं हैं डिजिटल पेमेंट लेवल पर, वो और अधिक सुरक्षित मानदंडों को स्थापित कर सकें, इसके लिए आरबीआई प्रयास कर रहा है। अब हाल में ही आरबीआई ने इसके संदर्भ में जो एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का संबंध में एक कार्यवाही की थी, जिसमें एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से संबंधित बहुत सारे बैंकिंग फेल्योर्स वगैरह देखे गए थे। इसी के चलते आरबीआई ने एचडीएफसी पर यह कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि वो अपने नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता जब तक वो अपने क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में और अधिक सुधार ना करे। और इसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि आरबीआई इसके माध्यम से बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था में और बेहतर सुधार कर सके। इसमें आरबीआई ने बैंकों को ये सलाह दी है कि वो अपने जो सर्वर्स होते हैं, जो उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो व्यवस्था होती है, उसमें और बेहतर निवेश करें, ताकि जो लोगों का जो ऑनलाइन व्यवस्था में जो विश्वास है वह बना रह सके। इसके अलावा आरबीआई ने जो अभी हाल में ही एक क्षेत्र जो काफ़ी विवादित रहा, कॉरपोरेट क्षेत्र को बैंकिंग लाइसेंस दिया जाना, इस पे भी जो है टिप्पणी की है, जिसके संदर्भ में आरबीआई ने कहा है कि जो आरबीआई ने इंटरनल वर्किंग ग्रुप की जो स्थापना की और इसके माध्यम से जो इसने कॉरपोरेट क्षेत्र को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाने के संदर्भ में जो अनुशंसा की है, उस पे सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं। आरबीआई भी इसके संदर्भ में सभी लोगों और हितधारकों से बातचीत करके ही उपयुक्त कार्रवाई करेगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इसके संदर्भ में समझनी आवश्यक हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की। अगला जो हमारा आर्टिकल है वह पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है भारत कनाडा संबंधों से, और अभी हाल में ही कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के जो किसान संबंधी जो विरोध देखे जा रहे हैं कृषि कानूनों के संदर्भ में, उनके संदर्भ में कुछ टिप्पणियां की हैं। इस पे भारत ने पहले भी जो है
आप कह सकते हैं अपने मत को प्रस्तुत किया था। अब भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा इसके संदर्भ में औपचारिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं और यह जो विचार हैं वो काफ़ी कठोर रूप में आप कह सकते हैं कनाडा को व्यक्त किए गए हैं, जिसमें संदर्भ मैंने आपको बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में होने वाले कृषि कानूनों आदि पर की गई टिप्पणी को विदेश मंत्रालय ने अस्वीकार्य बताया है। इसके तहत भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर, जो दूतावास में जो दूत होते हैं, राजदूत होते हैं, उनको बुलाया है और उनके समक्ष औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज की है, जिसमें भारत का ये कहना है कि कनाडा द्वारा जो टिप्पणियां की गई हैं वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के समान है। आगे इस प्रकार की टिप्पणियों को नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भारत कनाडा जो संबंध हैं वह नकारात्मक रूप से बाधित हो सकते हैं। हाल ही में यह देखा गया कि कनाडा के प्रधानमंत्री और अन्य अनेक मंत्रियों द्वारा किसान कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर टिप्पणी की और इसके माध्यम से भारतीय पुलिस कार्यवाही की भी आलोचना की। अब यह जो कनाडा के प्रधानमंत्री और जो दूसरे मंत्री हैं वो जो टिप्पणी कर रहे हैं, जैसे कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के जगमीत सिंह, कनाडा के एमपी जैक हैरिस आदि, उसका संबंध कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स से भी है। जैसे कि हमने 1-2 दिन पहले भी बात की थी कि जो कनाडा में जो भारतीय मूल के लोग हैं, विशेष रूप से पंजाब हरियाणा के लोग, वे काफ़ी बड़ी संख्या में विद्यमान हैं और वे भारतीय राजनीति के समान ही कनाडा की राजनीति में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान ले रहे हैं। इसमें जो कनाडा के प्रधानमंत्री और उनकी जो सरकार है वह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह के समर्थन पे भी आधारित है और जगमीत सिंह अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को बेहतर बनाने के लिए लगातार भारत संबंधी जो घटनाएं हैं उन पे टिप्पणी करते रहते हैं, जिसमें कनाडा में जो बहुत सारे शहर हैं जैसे कि वैंकूवर, ओंटारियो, ओटावा आदि, वहाँ पे भी इस तरीके की लगातार भारत विशिष्ट घटनाएं देखी जाती हैं और अनेक नेता इसके संदर्भ में कार्य करते हैं। अब यह जो पूरा जो आंतरिक राजनीति का जो मामला है उसमें भारत का ये कहना है कि इसके संदर्भ में जो भारत विशिष्ट विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनको और अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कनाडा में विद्यमान जो भारतीय प्रतिनिधि दूतावास के लोग आदि हैं उनको मुश्किल स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि कई सारे जो कनाडा में विद्यमान जो समूह हैं वह भारतीय दूतावास आदि के समक्ष विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अब यह जो पूरा मामला है जिसका जुड़ाव कनाडा की आंतरिक राजनीति से भी है, उसके संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे मामले में परिपक्वता से कार्य किया जाना चाहिए और भारत की आंतरिक मामलों की संवेदनशीलता को समझते हुए ही इस प्रकार की टिप्पणी और कार्यवाही की जानी चाहिए, जिसमें अपरिपक्व टिप्पणी से बचे जाने की जरूरत है। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की वायु प्रदूषण और प्रदूषण का रोकथाम अधिनियम 1981। तो भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसे जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो आज वर्तमान में पेज नंबर 4 पे इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें यह देखा गया है कि राजधानी दिल्ली में जो ठंड का जो कहर है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो आप कह सकते हैं प्रदूषण की जो मात्रा है वह भी बढ़ रही है और इसको नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने से संबंधित जो उपाय हैं उनको और जो है बेहतर किए जाने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने में निम्नलिखित में से कौन सी विधियां मदद करती हैं? वाहन उत्सर्जन जांच के सख्त प्रवर्तन, सफाई से पहले सड़कों पर पानी का छिड़काव, निर्माण गतिविधियों का नियमन, केवल एक
केवल 1 और 3, केवल 2 कि 1, 2 और 3। तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के संदर्भ में ये तीनों के तीनों जो उपाय हैं वो कार्य करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2 और 3। तो आज ये खबर आई है जिसमें जो शहर हैं जहाँ की जो वायु गुणवत्ता है वो खराब है, वहाँ पे जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है उसने ये कहा है कि इसमें जो सड़कों पे जो धूल होती है और ये जो धूल है जो बाद में हवा के माध्यम से वायु प्रदूषण का भाग बन जाती है, उसको निवारित किए जाने के संदर्भ में सड़कों पे जो है समय समय पर जल का छिड़काव किया जाना चाहिए और इसके संदर्भ में एनजीटी ने आदेश दिया है। तो यह जो है आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत गठित निम्नलिखित स्वायत्त जिला परिषदों ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में से कौन मिजोरम में स्थित है? मिजोरम में देखना है चकमा स्वायत्त जिला परिषद, दीमा हसाओ स्वायत्त जिला परिषद, लाई स्वायत्त जिला परिषद कि मारा स्वायत्त जिला परिषद। केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4 कि 1, 3 और 4। तो इसमें चकमा, लाई और मारा 1, 3 और 4 जो है वो मिजोरम में स्थित हैं, जबकि जो दीमा हसाओ स्वायत्त जिला परिषद है वो असम में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, 1, 3 और 4। तो आज ये अखबार में खबर आई है जिसमें मिजोरम की जो लाई काउंसिल है वहाँ पे चुनाव हुए हैं और इसमें 74% वोटिंग टर्नआउट देखा गया है। तो यह जो दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद है इसे उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद, नॉर्थ चाचर या कछार हिल ऑटोनॉमस काउंसिल भी कहा जाता है, जिसे भारत के असम राज्य में आप देख सकते हैं, जो एक स्वायत्त जिला परिषद है जिसका गठन 6ठी अनुसूची के तहत किया गया है भारतीय संविधान की। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर में विद्यमान स्वायत्त जिला परिषद की, तो संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की विद्यमानता है, जिसमें मेघालय में खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मेघालय में चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जबकि असम में दीमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल, करबी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल महत्वपूर्ण है। इसको याद रखना चाहिए। मैप में भी देख सकते हैं, तो देखिए यह रहा असम में बोडोलैंड, इसके अलावा मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, इसके अलावा असम में करबी आंगलोंग और दीमा हसाओ। इसके अलावा त्रिपुरा में भी एक है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 5वीं अनुसूची में आती है। इसके अलावा चकमा, लाई और मारा यह भी जो है इस विद्यमान है, और आप गोरखालैंड को भी देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार 5वीं और 6ठी अनुसूची में कुछ स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है, जिसमें 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्र में स्वायत्त जिला परिषद की उपस्थिति है। बाकी अन्य क्षेत्रों में भी 5वीं अनुसूची के अनुसार कुछ स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल काउंसिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक संवैधानिक संस्था है। आयोग बाल अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामलों का संज्ञान ले सकता है। इसमें किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की शक्तियां हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 कि 1, 2 और 3। तो नेशनल काउंसिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में ये तीनों के तीनों जो कथन हैं वह सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2 और 3। तो आज एक खबर आई है जिसमें जो एनसीपीसीआर है उसने विशेष रूप से एक मर्डर केस, उड़ीसा के एक मर्डर केस के संदर्भ में वहां के डीएम और एसपी को तलब किया है, जिसमें यह देखा गया कि उड़ीसा के नयागढ़ जिले में एक 5 वर्षीय बच्ची को किडनैप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, और इसके संदर्भ में अब इसने संज्ञान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने HL
HL2M परमाणु संलयन रिएक्टर का निर्माण किया है, जिसे कृत्रिम सूर्य भी कहा जा रहा है? अमेरिका, जापान, रूस की चीन? तो इसका उत्तर है डी, चीन, जिसने HL2M परमाणु संलयन रिएक्टर का निर्माण किया है। तो चीन ने एक आर्टिफिशियल सन का निर्माण किया है जिसका नाम है HL2M टोकामैक रिएक्टर, जो एक प्रकार का नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित एक रिएक्टर है। इसमें बहुत शक्तिशाली जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाता है और अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के माध्यम से जो प्लाज्मा होता है उसको जो है आपस में जोड़ा जाता है लगभग 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसके माध्यम से उनको जब आपस में जोड़ा जाता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का जो है निर्माण होता है। तो इसका जो है काम लगातार किया जा रहा था 2006 से, और अब जो है उम्मीद की जा रही है कि इसके माध्यम से जो चीन है वह एक स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति में सफल हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? एक तकनीकी कपड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल गैर सौंदर्य प्रयोजनों के लिए निर्मित एक कपड़ा उत्पाद है जहां फंक्शन प्राथमिक मानदंड है। इसके अनुप्रयोगों में ऑटोमोटिव पार्ट्स, मेडिकल इम्प्लांट्स, जियो टेक्सटाइल, तटबंधों का सुदृढ़ीकरण, एग्रो टेक्सटाइल्स, फसल सुरक्षा के लिए वस्त्र, सुरक्षात्मक कपड़े जैसे अग्नि सेनानियों के लिए गर्मी और विकिरण सुरक्षा, वेल्डर्स के लिए पिघला हुआ धातु संरक्षण, छुरा संरक्षण और बुलेट प्रूफ वेस्ट और स्पेस सूट शामिल हैं। हाल ही में भारत ने इस विशेष क्षेत्र का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन शुरू किया है। तो उत्तर बताना है आपको, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, कि एक, दो और तीन। तो ये तीनों के तीनों जो कथन हैं वे सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, एक, दो और तीन। तो मिनिस्ट्री ने जो है विशेष रूप से जो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उसने इसके संदर्भ में विशेष रूप से टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष रूप से समर्पित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना करने के लिए प्रस्तावों को प्रारंभ किया है, और इसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि भारत में जो टेक्निकल टेक्सटाइल का जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए भारत ने, जैसे कि हमने आपको बताया, एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी प्रारंभ किया है जो एक 4 वर्षीय कार्यक्रम है, और इसके माध्यम से लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च करके भारत को टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बनाए जाने का प्रयास किया गया है। और इसके माध्यम से जो है कोशिश ये की जा रही है कि भारत दुनिया भर में टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? नौसैनिक शब्दावली में एक पासिंग एक्सरसाइज पसेक्स दो नौसेनाओं के बीच किया गया एक अभ्यास है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे युद्ध या मानवीय राहत के समय में संवाद और सहयोग करने में सक्षम हैं। भारत ऐसे अभ्यास अमेरिका और रूस दोनों के साथ कर रहा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक और ना ही दो। तो इसके संदर्भ में दोनों के दोनों जो कथन हैं वो सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। तो इसके संदर्भ में अभी हाल में ही भारत और रूस ने पासेक्स एक्सरसाइज की इंडियन ओशियन में, जिसमें ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन में इसको किया गया। इससे पहले भारत ने जो है अमेरिका के साथ भी इस तरीके की पासेक्स एक्सरसाइज को किया था। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की कमी हो जाएगी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की वृद्धि हो जाएगी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए से अधिक की वृद्धि होगी, कि मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी? तो इसके संदर्भ में उत्तर है हमारा डी, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि चाहे आप बैंक खाते में जमा करें या आप अपने हाथ में पैसा रखें, वह सभी का भी सभी जो है वो मुद्रा की समग्र पूर्ति का भाग होता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड-19 महामारी के टूटने और उसके बाद के लॉकडाउन के बाद आने वाली चुनौतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं पर प्रभावों की चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। भारत में पोषण सेवाओं को बेहतर गति, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक है कि एकीकृत बाल विकास सेवाओं और उससे संबंधित गतिविधियों को प्रभावी रूप में संचालित किया जाए। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो आज की चर्चा के आधार पर आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के इस अंक में हमने ये प्रयास किया कि आपके साथ हम अधिक से अधिक जो फैक्ट्स हैं, संकल्पनाएं हैं, उनकी चर्चा कर सकें। होपफुली आपको हमारा ये जो इनिशिएटिव है ये पसंद आ रहा होगा। तो आप हमारे इस इनिशिएटिव को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।